हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। तो हम लोग जो है अपने आईसीआर टेक्नीशियन का जो हमारा T1 क्लास T1 ग्रुप है, इसके लिए हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। अभी तक हमने 18 सेट्स कवर कर लिए और आज हम जो है सेट नंबर 19 करने वाले हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी, मतलब ये आपका रिलीज़ होगा कल की डेट में, है ना। तो उस टाइम पर कल की डेट इन द सेंस कि मतलब आपका आज आ रहा है ये, कल की डेट है आपकी आई थिंक 16 फरवरी, है ना। तो आपका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड इशू हो गए हैं। तो आपने आई होप सो देख लिए होंगे कि किसका सेंटर कहाँ पर है और कब है। तो उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करिए, क्योंकि देखिए अगर जो किसी का एग्ज़ाम 28 तारीख को ही है, तो अगर जो हम बात करें तो ओवरऑल 12 डेज ही बचते हैं उसके पास आज से, है ना। तो 12 दिन बचते हैं, तो 12 दिन को आप प्रॉपरली यूटिलाइज़ कीजिए, क्योंकि देखिए जो जी के साइंस और सोशल साइंस, इसके जो वेटेज है ये 75 मार्क्स का डायरेक्टली है, 75% वेटेज आपकी कवर करता है। और बाकी जो आपका रीजनिंग और एप्टीट्यूड वाला पार्ट है वो 25% कवर करता है। तो मेजर पार्ट किस में है, इस वाले पोर्शन में। तो इसको अच्छे से करते रहिए और देखते रहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ हम अपने। Which fundamental right in the Indian Constitution includes equal access to shop, bath and घाट्स एंड होटल। मतलब फंडामेंटल राइट्स हैं ये आपके सारे, ठीक है। तो इन फंडामेंटल राइट्स में पूछा गया कि कौन सा वो राइट है जिसके अंदर आप किसी भी शॉप में या किसी भी घाट में, होटल में जाके रह सकते हैं, उससे कोई भी आपको वंचित या रोक नहीं सकता, ठीक है। तो वो होता है आपका राइट टू इक्वालिटी का अधिकार आपको दिया गया है। और राइट टू इक्वालिटी के लिए जो आर्टिकल है, इसके लिए पर्टिकुलर आर्टिकल, वो है आर्टिकल नंबर 15, ठीक है। बट इस जो पर्टिकुलर सेक्शन है आपका, इस सेक्शन में कितने आर्टिकल्स आते हैं? आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 आपके इस पर्टिकुलर राइट टू इक्वालिटी के अंदर कवर अप होते हैं। फिर हम बात करें राइट टू लिबर्टी एंड पर्सनल फ्रीडम, इसके लिए जो आर्टिकल्स आते हैं वो आर्टिकल नंबर 19 टू 22 रहते हैं। फिर रिलीजियस फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम के लिए आर्टिकल नंबर 25 से 28 के बीच में रहते हैं, ठीक है। अभी आजकल क्या है, वो थोड़ा सा कुछ बुरखे वाला हिसाब किताब भी चल रहा है आजकल, ठीक है। तो वो वाला जो पार्ट है, कुछ लोग कहते हैं कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 15 के अंतर्गत, ठीक है। तो वो सब चीज़ें इसी आर्टिकल्स में कवर अप होती हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कल्चरल और एजुकेशन राइट, कल्चरल और एजुकेशन राइट जो है 29-30 के अंतर्गत आता है आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, राइट टू इक्वालिटी। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक ये क्वेश्चन मेरा रिपीटेड हो गया है, ये क्वेश्चन मैंने पहले करवा चुका हूँ, बट कोई बात नहीं, चलिए फिर से भी देख लेते हैं फिर भी एक बार। तो क्वेश्चन क्या है आपका? हाउ मेनी डेज महात्मा गांधी वॉलेंटियर्स द सॉल्ट सत्याग्रह वॉक। जो सॉल्ट सत्याग्रह या फिर कह लीजिए इसे डांडी मार्च, डांडी मार्च, ठीक है। डांडी मार्च के नाम से भी ये सॉल्ट सत्याग्रह जाना जाता है, ठीक है। तो कितना समय लगा था इसको कंप्लीट करने में? तो इसके लिए टाइम जो लगा था वो लगा था 24 डेज का, ठीक है। और इसमें कितने लोग गए थे? 78 प्लस 1। तो 78 तो लोग थे और प्लस 1 जो 1 व्यक्ति है वो कौन थे? महात्मा गांधी जी स्वयं, ठीक है। और ये शुरू हुआ था दांडी मार्च कहाँ से? आपका जो साबरमती आश्रम है, साबरमती आश्रम, ठीक है, वहाँ से दांडी तक, ठीक है। और ये जो दूरी थी दोनों प्लेसेस की, ये लगभग 385 किलोमीटर की डिस्टेंस थी। और अगर जो टर्म्स में माइल्स में बात करें, कई बार माइल्स में आता है, तो 240 या एग्जैक्टली की बात करें तो 239 माइल्स की डिस्टेंस थी, ठीक है। और ये शुरू कब हुई? ये शुरू हुई थी 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल और 1931 के बीच में, ठीक है। ये डेट ध्यान रखिए, एग्जाम में आ सकती है और आती भी है कई बार, ठीक है। 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में दांडी मार्च शुरू हुआ। और यहाँ पर देखिए जो आप अगर जो पिक्चर्स देखते होंगे दांडी मार्च की, तो उसमें एक लेडी नजर आया करती है ना। तो वो लेडी कौन है? सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, ठीक है। तो सरोजनी नायडू को क्या कहा जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब भी इन्हें मिला हुआ है। और जो 1925 का कानपुर सेशन हुआ था, ठीक है, तो उसकी प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं कौन? सरोजनी नायडू, ठीक है। और ये पहली भारतीय है, पहली भारतीय महिला है जो आईएनसी की प्रेसिडेंट रही हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ये तो भारतीय हैं। अगर जो हम सिर्फ बात करें कि पहली महिला कौन है जो आईएनसी की प्रेसिडेंट रही हैं, वो थी एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया 24। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तोमर राजपूत वर डिफीटेड इन द मिडल ऑफ 12th सेंचुरी। 12वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी के मध्य में चौहान्स के द्वारा, जो चौहान वंश थे,
उनके द्वारा जो तोमर राजपूत है वो हरा दिए गए, मतलब चौहान वंश ने तोमर राजपूत को हराया था मिड ऑफ 12th सेंचुरी, मतलब मिड ऑफ 12th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो मतलब आपका ये 1150 के आसपास की बात है, ठीक है। तो इस बीच में हराया था। तो वो चौहान ऑफ कौन से चौहान थे, चौहान ऑफ कहाँ के, कौन से इलाके के वो चौहान थे, वो थे अजमेर के चौहान, ठीक है, अजमेर के चौहान। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज द लार्जेस्ट, डैश लगा हुआ है यहाँ पे, इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। भाई इंडिया का, अच्छा इन द वर्ल्ड, ये वाली जो बात कर रहा है ये इन टर्म्स ऑफ बात कर रहा है एरिया में, ठीक है, लैंड एरिया में, इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है दुनिया में सबसे कौन से नंबर पर, कौन सी रैंकिंग पर आता है, ठीक है। तो भारत आता है 7th रैंक पर, क्लियर, 7th रैंक पर भारत आता है, ठीक है, लैंड बॉर्डर के हिसाब से। अब जो हम लैंड बॉर्डर की बात करें, लैंड बॉर्डर जो जमीन पर बॉर्डर है आपका, जिससे आप किसको कनेक्ट करते हैं, लैंड बॉर्डर में आप किसको कनेक्ट करते हैं, ये आप कनेक्ट करते हैं पाकिस्तान को, चाइना को, और फिर इधर अफगानिस्तान का भी थोड़ा सा पार्ट लगता है आपका, ठीक है, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश और म्यांमार, ये सारी कंट्रीज हैं जहाँ से आप लैंड बॉर्डर को कनेक्ट करते हैं इंटरनेशनली। और इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है लैंड बॉर्डर की, वो कितनी है, सॉरी 15,200 किलोमीटर, ठीक है, 15,200 किलोमीटर। और ये तो लैंड मास की बात हो गई। और अगर हम बात करें कोस्टल एरियाज़ की, कोस्टल लाइन की जो लेंथ है हमारी वो कितनी है, 6100 किलोमीटर की है। ये किसके, मेन लैंड की, सिर्फ हम मेन लैंड की बात कर रहे हैं। और अगर जो हम बात करें जो अंडमान आपके आइलैंड्स भी हैं, अंडमान और लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, उन दोनों को भी कंबाइन कर दें तो जो हमारा कोस्टल एरिया बन जाता है वो बनता है 7616.15 किलोमीटर, क्लियर। तो ये फिगर्स जरूर ध्यान रखिएगा, ये मेन लैंड के लिए है, ये इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और ये आपका लैंड मास जो आपका ज़मीन से हम इंटरनेशनली बॉर्डर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और इंडिया की रैंक है 7th। तो फर्स्ट रैंक पर कौन है, फर्स्ट रैंक पर है आपका रशिया, ठीक है, रशिया का लैंड एरिया बहुत बड़ा है, ठीक है, फर्स्ट रैंक पर रशिया है। उसके बाद फिर आता है कनाडा सेकंड नंबर पे, फिर यूएसए, ठीक है, यूएसए के बाद चाइना, आपका चाइना किस नंबर पे आ गया, 4th नंबर पे। चाइना के बाद आपका फिर हम बात करें चाइना, यहाँ पे चाइना के बाद आएगा आपका चाइना के बाद है आपका ब्राज़ील, ठीक है, फिर इंडोनेशिया, फिर इंडिया, ठीक है, इंडिया हो गया फिर 7th रैंक पे, क्लियर। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस अबव द फोकस, ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है बट स्टिल वी आर गोइंग टू डू इट अगेन बिकॉज वी नीड मोर एंड मोर प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए फिर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया था प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड, अबव द फोकस। अब देखिए अबव द फोकस क्या होता है, ये हम बात कर रहे हैं अर्थक्वेक के टर्म्स में, अर्थक्वेक जो भूकंप आता है उसके टर्म में हम ये सब चीज़ें बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए ये आपका अर्थ सरफेस है, ठीक है, ये क्या हो गया फोकस, जहाँ पर जो है भूकंप आया शुरू हुआ, और इस पॉइंट से लेके जब ऊपर सरफेस पर जाता है, जहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन जब आप ड्रॉ करते हैं तो सरफेस पर जो पॉइंट आता है फोकस के ऊपर वो कहलाता है एपी सेंटर, ठीक है। तो पूछा है कि प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस अबव द फोकस, फोकस के ऊपर क्या कहलाता है, एपी सेंटर, क्लियर। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखिए जो स्टडी होती है, जो आपकी अर्थक्वेक की स्टडी है उसको कहते हैं सिस्मोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। और इसके लिए जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जब अर्थक्वेक आती है तो इस तरीके से अपने जिगजैग इस तरीके से हार्ट बीट टाइप का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है, उसको कहते हैं सिस्मोग्राफ, ठीक है, सिस्मोग्राफ। और देखिए उसको मेजर करने के लिए दो टाइप के स्केल होते हैं, एक स्केल होता है आपका मर्करी स्केल, ठीक है, मर्करी स्केल जो कि क्या मेजर करता है, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को मेजर करता है। और दूसरा होता है आपका रिक्टर स्केल, ठीक है, रिक्टर स्केल क्या मेजर करता है, मैग्नीट्यूड को मेजर करता है, ठीक है। दो टाइप के स्केल्स होते हैं, ध्यान रखिए इन दोनों को, ठीक है। तो जो क्वेश्चन था अबव द फोकस कौन सा पॉइंट होता है, एपी सेंटर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेरिस्टेम विच अकर्स बिटवीन मेच्योर टिश्यू इज नोन एज मेरिस्टेम, किस टाइप का मेरिस्टेम कहलाता है जो मेच्योर टिश्यूज होते हैं उसमें ग्रो करता है, वो होता है आपका उसको कहते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टम कहलाता है, जो कि मेच्योर टिश्यूज के बीच में ग्रो करता है, ठीक है। और यहाँ पर दिखा हुआ प्राइमरी मेरिस्टम क्या होता है, ये होते हैं आपका जैसे प्रोटोडियम, प्रोटोडम,
प्रोकैम्बियम, ठीक है। और लेटरल होते हैं आपका जो सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं, ठीक है। और एपिकल, एपिकल क्या होता है, ये रूट्स होते हैं, रूट्स या फिर शूट्स ऑफ प्लांट्स, शूट्स ऑफ प्लांट्स को कहा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए, इंटर कैलोरी, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम इज ऑल्सो नोन एज फ्लैटफॉर्म। फ्लैटफॉर्म किस फाइलम को कहा जाता है, वो कहा जाता है फ्लैटी हेलमिंथ्स को, फ्लैटी हेलमिंथ्स को, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो गया प्लेटफॉर्म को फ्लैटी हेलमिंथस। और जो एंथ्रोपॉड होता है, एंथ्रोपॉड, ठीक है, ये क्या होता है, लार्जेस्ट फाइलम होता है, सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, एंथ्रोपॉड, क्लियर। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वोकल कॉर्ड ऑफ अ वुमेन इज, ठीक है। अभी यहाँ पे ऑप्शन भरना है आपको, इज लेस देन और ग्रेटर देन वट एवर जो भी है यहाँ पे, देन द मैन, कंपेरिजन की बात करिए। तो ये भी एक्चुअली रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने इस ICR के सेट में ही करवाया है, किसी एक में, मेरे को याद नहीं है किस में करवाया है, तो कई बार थोड़ा सा मिक्सअप हो जाता है। चलिए फिर भी कोई बात नहीं, हम इसको अटेम्प्ट करते हैं कि वोकल कॉर्ड जो है वुमेन्स की, वो मैन की कंपेरेटिव क्या रहती है, ठीक है। तो जो मेंस की बात करें तो मेन में जो वोकल कॉर्ड की लेंथ होती है वो होती है 17.5 टू 25 mm की, ठीक है। और 25 होती है, ठीक है। और फिर हम mm, हाँ ठीक है। फिर वुमेन्स की हम बात करें तो वुमेन्स में ये होती है 12.5 से लेके 17.5 तक mm में, ठीक है। तो यहाँ देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, ये आ रहा है 5 mm। तो वो इसमें पूछा गया है वुमेन्स की जो है वो 5 mm शॉर्टर होगी किसके अंदर, मेंस के कंपैरेटिव। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, 5 mm शॉर्टर होगी वुमेन्स की वोकल लेंथ, वोकल कॉर्ड एज कम्पेयर टू द मैन, क्लियर। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ एसिड इन ग्रेप्स। ग्रेप्स के अंदर कौन सा एसिड देखने को मिलता है। तो ग्रेप्स के अंदर कौन सा एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड देखने को मिलता है कहाँ पर, ग्रेप्स के अंदर। और एसिडिक एसिड आपको देखने को मिलता है विनेगर, जो सिरका वगैरह होता है आपका, उसमें देखने को मिलता है। और इसका जो फॉर्मूला है CH3COOH, ठीक है। और इसे कहते हैं इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ठीक है। दो इस तरीके के एग्जाम्स होते हैं ना आपके, ये जो ICR का जो T1 टेक्नीशियन वाला एग्जाम है, इसमें इस तरीके के जो केमिस्ट्री वाले फॉर्मूलेज होते हैं काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं कि इस चीज़ को फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला दिया हुआ है तो उसको केमिकल नेम क्या कहते हैं, ठीक है। और फिर ये जो फॉर्मिक एसिड होती है ये कहाँ देखने को मिलता है, रेड आंट्स के अंदर। लाल चीटें जब काटती हैं तो थोड़ा सा सूज जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, तो किसी वजह से होता है, फॉर्मिक एसिड वजह से। और फॉर्मिक एसिड को कहते हैं मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड कहा जाता है, ठीक है। और लैक्टिक एसिड कहाँ मिलता है आपको, मिल्क के अंदर, मिल्क दूध के अंदर लैक्टिक एसिड देखने को मिलता है। और इसके अंदर शुगर लैक्टोज आपको प्रेजेंट होता है, लैक्टोज, ठीक है, क्लियर। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है टार्ट्रिक एसिड। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच फाइबर इज ऑल्सो कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सिल्क। ठीक है, सिल्क जो है, आर्टिफिशियल सिल्क जो है वो खास किससे बनता है, उसे कहते हैं रेयन। और रेयन आपको रेयन या आर्टिफिशियल सिल्क जो है ये बनता है आपका वुड पल्प से, वुड पल्प से बनता है, ठीक है। और वुड पल्प से किस पार्ट से, सेलुलोज से, ठीक है। अब ह्यूमन बॉडी जो है, हम सेलुलोज को पचा नहीं सकते क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते, जिसकी वजह से सेलुलोज को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इन्हें कौन कर सकता है, जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स, वो सेलुलोज को इजीली क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो रेयन आपका होता है आर्टिफिशियल सिल्क, ठीक है। अभी यहाँ पर बात करें नायलॉन की, तो नायलॉन क्या होता है आपका, ये होता है सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर होता है ये। और सिंथेटिक फाइबर के साथ साथ इससे क्या बनता है, इससे बनता है पैराशूट, रोप्स, ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। फिर आपका पॉलिस्टर, पॉलिस्टर होता है आपका रिंकल फ्री क्लॉथ होता है बेसिकली, ठीक है। जो कुछ क्लॉथ आपको देखने को मिलते हैं स्पेशली पैराशूट में, जो आपका फ्लाइंग डाइवर्स होते हैं जो, है ना, स्विमिंग करने में जो कॉस्ट्यूम यूज़ किया जाता है, तो उसमें जो क्लॉथ होता है जनरली किसका बना होता है, पॉलिस्टर का, उसमें रिंकल्स वगैरह नहीं होते, वाटर प्रूफ टाइप का एक तरीके से रहता है, ठीक है। फिर एक्रेलिक क्या होता है, ये आर्टिफिशियल वुल होती है, एक्रेलिक जो होती है आर्टिफिशियल वुल का काम करती है, ठीक है। तो ये थे हमारे सेट 19 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हो गए इसमें पुराने वाले वीडियोस में से, बट कोई बात नहीं, रिपीट क्वेश्चंस भी आप अगर देखते हो आराम से तो उसको भी आपका क्या प्रैक्टिस होती रहेगी, जितनी ज़्यादा आप देखोगे क्वेश्चंस को उतना ज़्यादा वो अच्छे रहते हैं, ठीक है। तो आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें।
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।